नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। एक नए कार्यक्रम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो रही हूं और ये कार्यक्रम है देश के उन महानायकों के बारे में जिन्होंने हमारे देश को बनाने के लिए जी जान लगा दिया। देश के उन महानायकों के बारे में हम कहानी आपको सुनाएंगे जिन्होंने राज तो किया ही, गद्दी पे तो बैठे ही, लेकिन स्वतंत्रता से लेकर के आज तक उनकी कहानी अमिट है। हम बात करेंगे उन प्रधानमंत्री की जिन्होंने देश सेवा में रहकर के देश को पूरी तरीके से बदला है। हम बात करेंगे आजाद भारत के महानायक। आजाद भारत के महानायक के इस एपिसोड में सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। आजाद देश के महानायक, इसका जिक्र जब भी होगा तो सबसे पहला नाम आता है हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आज इस एपिसोड में मैं आपको जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी वो अनसुनी कहानियां सुनाऊंगी जिसे सुनकर के आप हैरान भी होंगे और आपको इस देश पर, इस देश की बनावट पर नाज भी होगा। जवाहरलाल नेहरू को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, जवाहरलाल नेहरू को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव है। जवाहरलाल नेहरू के उठाए गए कुछ कदम को लोग सकारात्मक बताते हैं तो वही कोई नकारात्मक कहता है, लेकिन कौन से वो पॉइंट्स हैं और जवाहरलाल नेहरू ने देश को कैसे बनाया, क्योंकि ये कहानी 1947 से शुरू होती है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने। ये तो हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिलती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नेहरू जी के अलावा और भी लीडर उस समय पीएम की रेस में थे? फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेहरू उस रेस में जीत गए? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी कहानी बताते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आपको बताना जरूरी है कि आखिर कैसे नेहरू जी ने फ्रीडम फाइटर्स के रूप में उनका राइज होता है। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद 1912 में भारत वापस लौटे और आने के कुछ ही महीने बाद 1912 में ही पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो पटना के बांकीपुर में हो रहा था। लेकिन नेशनल मूवमेंट में नेहरू जी का एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू होता है होम रूल मूवमेंट के समय, जब वो एनी बेसन के होम रूल लीग से जुड़ते हैं। इसके साथ ही 1915 में नेहरू उत्तर प्रदेश में किसान के फंक्शनिंग में भी वो शामिल होते हैं। पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन के दौरान होती है। वो गांधी जी की पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद गांधी जी द्वारा शुरू किए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया और नेशनल लेवल के स्ट्रगल में वो पार्टिसिपेट करते दिखे और 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहले किसान मोर्चा का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया। वो यूनाइटेड प्रोविंसेस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड करते हैं और इस दौरान उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा 2 बार अरेस्ट भी किया जाता है। फिर सितंबर 1923 में नेहरू जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। इसके बाद नेहरू जी का लीडरशिप रोल हम सबको देखने को मिलता है जब कांग्रेस के 1928 के सेशन में नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कशन होता है। इस डिस्कशन में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेटस की जगह कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। उस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर और गांधी जी इस डिमांड को नहीं मानते हैं। तब अपनी डिमांड को एक्सेप्ट कराने के लिए दोनों मिलकर के इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते हैं। नेहरू जी इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी बनाए जाते हैं और फाइनली गांधी जी को यंग लीडर की डिमांड के आगे झुकना पड़ता है। इसका परिणाम होता है 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन में, जहां यंग नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ही नेहरू जी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का गोल डिक्लेयर करते हैं। ये गोल था। अब यहाँ से ही कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स में है वहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिलता है। कांग्रेस की लीडरशिप यंग लीडर्स के हाथ में होती है, जिसमें नेहरू जी के अलावा सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स भी शामिल थे।
1929 के लाहौर सेशन के बाद नेहरू जी ग्रेजुअली धीरे धीरे इंडियन इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में के एक पैरामाउंट लीडर के रूप में उभरते हैं। इसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान नेहरू जी इलाहाबाद में सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं। और 1930 से 1935 के बीच उन्हें अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के चलते कई बार जेल जाना पड़ा। 1929 से 1931 के बीच नेहरू जी फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी के रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसे 1931 के कराची सेशन में रेक्टिफाई किया जाता है। इस ड्राफ्ट में उनके सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की झलक देखने को मिलती है। वो नेशनल इकोनॉमी में स्टेट में एक्टिव रोल को सपोर्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी स्टेट की मोनोपोली भी प्रपोज किया जाता है। 1937 में वो एक बार फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। ये सेशन महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में हुआ और कांग्रेस का रूरल एरिया में होने वाला ही पहला सेशन था। यहाँ कांग्रेस ऑल इंडिया एग्रेरियन प्रोग्राम ड्रॉ करने का रेजोल्यूशन उस वक्त पास करती है। नेहरू जी अपनी स्पीच में उस वक्त बोलते हैं कि किसानों की जो दिक्कतें हैं उसका फाइनल सोल्यूशन ब्रिटिशर्स को ख़त्म करके ही हो सकता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड वॉर में इंडिया के फोर्सफुल पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज उस वक्त रिज़ाइन करती है। नेहरू जी इस समय दुविधा में थे। एक तरफ वो अलाइड कंट्री के इम्पीरियलिस्टिक कैरेक्टर को समझ रहे थे और जल्दी से जल्दी सिविल डिसोबीडियंस शुरू करना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो मानते थे कि जस्टिस अलाइड पावर के साथ है और ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे यूरोप में हिटलर और नाज़ीज के जीतने की संभावनाएं बढ़ जाए। इसलिए उनका ओपिनियन उस वक्त था कि इंडिया वर्ल्ड वॉर को तब तक सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक उनको इंडिपेंडेंस ना मिल जाए, और साथ ही कोई मास मूवमेंट भी इस समय शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स को नुकसान हो सकता है। गांधी जी और कांग्रेस भी फाइनली नेहरू जी के डिसीजन को ही सपोर्ट करते हैं और मास मूवमेंट उस समय शुरू नहीं होता। इसलिए 1940 में गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। इस सत्याग्रह का एम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के फोर्सफुल पार्टिसिपेशन का विरोध करना और फ्री स्पीच के राइट को असर्ट करना। और इसी दौरान 31 अक्टूबर 1940 को नेहरू जी को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। वो फिर जेल जाते हैं। दिसंबर 1941 में उन्हें जेल से छोड़ा जाता है, रिहा किया जाता है, और 1941 में ही गांधी जी नेहरू जी को अपना सक्सेसर भी उस वक्त डिक्लेयर करते हैं। राजमोहन गांधी अपने किताब में उन्होंने लिखा है कि गांधी जी सभी ऑल्टरनेटिव के बीच अपने सक्सेसर के लिए नेहरू जी को ही चुनते हैं क्योंकि उन्हें नेहरू जी में इंडिया की प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव आइडिया का रिफ्लेक्शन दिखता था। और गांधी जी खुद भी इंडिया के आइडियोलॉजीज को लेकर के और सपोर्टर के तौर पर रहे। बाकी सभी लीडर जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, कृपलानी या फिर राजा जी के कुछ ना कुछ सेक्शनल इंटरेस्ट और एफिलिएशंस थे, लेकिन नेहरू जी जेन्युइनली ऑल इंडिया लीडर थे महात्मा गांधी के मुताबिक। सत्याग्रह के बाद भी ब्रिटिशर्स कांग्रेस की कोई बात नहीं मान रहे थे। 1942 में उनके द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ। तब फाइनली गांधी जी एक बार फिर से मास मूवमेंट शुरू करने का प्लान करते हैं और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में पंडित नेहरू ही क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मूव करते हैं। ब्रिटिशर्स 8 अगस्त को बाकी सारे कांग्रेस लीडर के साथ नेहरू जी को भी अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें अहमदनगर फोर्ट में रखा जाता है। ये नेहरू जी का सबसे लंबा और लास्ट डिटेंशन था। उनको जनवरी 1945 में जेल से रिलीज किया जाता है, रिहा किया जाता है, और इसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर के लिए लीगल डिफेंस ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि इन सोल्जर्स के खिलाफ ब्रिटिशर्स प्रिजन यानी कि देशद्रोह का जो है मुकदमा चला रहे थे। आईएनए के केस पर पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी हुई थी और ऐसे में नेहरू जी इनका डिफेंस करके लोगों के बीच और ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स हमें इंडिपेंडेंस देने की तैयारी करने लगते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे प्लान्स और मिशन इंडिया भेजे जाते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिशन, वीविल प्लान, माउंट बैटन प्लान। और फाइनली ये तो डिसाइड हो गया कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके जाने वाले हैं और पावर एक अंतरिम गवर्नमेंट सरकार को दी जाएगी। लेकिन इस इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, यहाँ से शुरू होता है नेहरू के पीएम बनने की कहानी। ये आपको डिकोड करके बताते हैं क्या कुछ हुआ।
सिलेक्शन ऑफ नेहरू जी एज अ पीएम। 1946 में जब कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात हुई तो डिसाइडेड था कि कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट उस वक्त होगा उसी को ब्रिटिशर गवर्नमेंट का हेड बनाएगा। मतलब कि देश का पहला प्राइम मिनिस्टर भी वही होगा। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन उनको 1940 के रामगढ़ सेशन में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, क्विट इंडिया मूवमेंट और कांग्रेस लीडर्स के जेल में होने की वजह से नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ और मौलाना आज़ाद ही 1946 तक प्रेसिडेंट रहे। 1946 में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अनाउंस किए जाते हैं तो मौलाना आज़ाद जी भी री इलेक्शन की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन गांधी जी कांग्रेस में प्रेसिडेंट के री इलेक्शन से साफ मना कर देते हैं उस वक्त, और इस तरीके से मौलाना आज़ाद पीएम की रेस से बाहर हो जाते हैं। इसके साथ ही 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी अपनी प्रेसिडेंट चॉइस नेहरू जी के फेवर में डिक्लेयर करते हैं। 29 अप्रैल 1946 कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नॉमिनेशन की लास्ट डेट रखी जाती है। उस समय रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमिटीज ही कांग्रेस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट या इलेक्ट कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी के डॉक्यूमेंट के मुताबिक 15 में से 12 कांग्रेस कमेटी सरदार पटेल को नॉमिनेट करती है और 3 कमिटीज नॉमिनेशन प्रोसेस से एब्सटेन रहती है। नेहरू जी का नाम उस वक्त कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबर्स ही प्रपोज करते हैं। इसका मतलब साफ था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट और फर्स्ट पीएम की रेस में अब सिर्फ सरदार पटेल और पंडित नेहरू ही थे। ये दोनों ही डिफरेंट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे। जहां सरदार पटेल एक कंजर्वेटिव गांधीयन लीडर माने जाते थे, वहीं नेहरू जी को एक मॉडर्न और सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लीडर माने जाते थे। ये सब कहा जाता था। नेहरू जी अपने ऑडिटरी स्किल्स और एक पर्सनालिटी की वजह से भी आम जनता के बीच काफ़ी पॉपुलर थे। वहीं सरदार पटेल की पॉपुलैरिटी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच काफ़ी ज़्यादा थी। अब कांग्रेस कमेटी के वोट के मुताबिक मेजॉरिटी पटेल जी के पास थी, फिर भी नेहरू जी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। क्यों? लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं गांधी जी। कहा जाता है कि गांधी जी को पता चलता है कि नेहरू जी गवर्नमेंट में सेकंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए गांधी जी सरदार पटेल जी से अपना नाम वापस लेने के लिए कहते हैं और उनके कहने पर पटेल जी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। लेकिन गांधी जी ऐसा करते क्यों? इसके पीछे जो कहा जाता है वो ये कि गांधी जी के मुताबिक देश को पटेल जी और नेहरू जी दोनों की जरूरत थी। इन दोनों लीडर्स का गवर्नमेंट में होना जरूरी था और ये बात क्लियर हो चुकी थी कि नेहरू जी गवर्नमेंट में एज अ हेड ही रहना चाहते हैं, तो नेचुरली पटेल जी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। गांधी जी ये भी जानते थे कि पटेल जी कभी भी उनकी बात मना नहीं करेंगे और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए पोजीशन से ज़्यादा पार्टी और देश इम्पोर्टेंट था। लेकिन नेहरू जी को लेकर के गांधी जी को इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि नेहरू जी सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं होंगे। एक और सवाल यहाँ ये उठता है कि गांधी जी पटेल जी की जगह नेहरू जी को ही पीएम क्यों बनाना चाहते थे? इसका जो रीज़न माना जाता है वो ये कि नेहरू जी एक यंग और मॉडर्न लीडर थे, जबकि पटेल जी थोड़ा कंजर्वेटिव थे महात्मा गांधी के मुताबिक, और गांधी जी के हिसाब से देश को उस समय आगे ले जाने के लिए एक मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से गांधी जी के कहने पर पटेल जी कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोजीशन को सैक्रिफाइस कर देते हैं और इसके साथ ही इंडिया की फर्स्ट पीएम बनने का मौका भी, और ये मौका मिलता है नेहरू जी को और पंडित नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल ही पीएम होते तो क्या अलग भारत हो सकता था? अगर पीएम सरदार पटेल बनते तो इस मुद्दे पर अक्सर डिस्कशन देखने को मिलता है, डिफरेंट एनालिसिस होती है। पटेल जी रियलिस्ट पॉलिटिशियन थे, जबकि नेहरू जी को आइडियलिस्ट माना जाता है। इसके साथ ही पटेल जी मार्केट इकोनॉमी के भी सपोर्टर थे। अगर वो पीएम बनते तो हमें इकोनॉमी में लेस अफेयर जो पॉलिसीज़ है वो ज़्यादा देखने को मिलती। इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर पटेल देश के पहले पीएम होते तो कश्मीर के इशू को भी अलग तरीके से टैकल करते। यहाँ तक कि 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर की हिस्ट्री भी शायद कुछ अलग होती। लेकिन ये सब सिर्फ सोच है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है।
सच लेकिन यही है कि नेहरू जी देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और पटेल जी पहले होम मिनिस्टर, और इन दोनों ही लीडर्स का कंट्रीब्यूशन देश की आज़ादी और उसके बाद देश के डेवलपमेंट में अपनी अपनी जगह अनमोल रहा है। तो ये हम बात कर रहे थे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश हित के लिए क्या कुछ किया, कौन कौन से डेवलपमेंट हुए और क्या कुछ उनसे गलतियां हुई देश के लिए और देश के नाम में, इसका जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए न्यूज़ ऑफ इंडिया को।